नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। दमदार 10 में आपका स्वागत है। दमदार 10 में आज बात आतंक के उस अब्बा जान की जिसने पाकिस्तान की सरपरस्ती में साल 1993 की तरह हिंदुस्तान को आतंकी हमलों से दहलाने की साजिश रची है। दिल्ली में 6 आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। दिल्ली से शुरू हुई आतंक की कहानी पाकिस्तान और मस्कट होते हुए अब दुबई तक पहुंच चुकी है। यहां मदरसा चलाने वाला उबैदुर रहमान नाम का शख्स इस पूरे टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड बनकर सामने आया है। कौन है आतंक का ये अब्बा जान, क्या था इसका पूरा प्लान, आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर सांकेतिक है, मगर प्लान कुछ ऐसे ही ट्रेन को उड़ाने का था। निशाने पर हिंदुस्तान की रेलवे लाइन और पुल थे। ट्रेनिंग भीड़ भाड़ वाली जगह पर जबरदस्त ब्लास्ट करने की दी गई थी। मंसूबा 28 साल पुराना वो मुंबई सीरियल ब्लास्ट दोहराना था जिसमें सैकड़ों जाने गई थी। पाकिस्तान की शय पर आतंक की खूनी साजिश के खेल का खुलासा होने के बाद इस नापाक नेटवर्क की एक एक कड़ी अब सामने आ रही है और यकीन मानिए, मेड इन पाकिस्तान वाली आतंक की साजिश का हर खुलासा आपको हिला देगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, बाजवा की आर्मी और अंडरवर्ल्ड ने हिंदुस्तान को अब तक का सबसे बड़ा जख्म देने के लिए पूरा टेरर मॉड्यूल खड़ा किया था। अजय जी, जो मॉड्यूल है इसके लेकर उत्तर प्रदेश से भी आतंकी पकड़े गए हैं और दिल्ली से भी आतंकी पकड़े गए हैं। आखिर गृह मंत्रालय के पास क्या इनपुट है और अभी फिलहाल आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, ये जो आतंकवादी पकड़े गए हैं वो हमारे जो बेहतर समन्वय हमारा है उसी के कारण पकड़े गए हैं। आपको जानकारी होगी जिस तरह से हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है वो और उसकी खुफिया एजेंसी आतंकवादी संगठनों से मिलकर के आतंकी संगठनों के साथ लगातार उनको वित्तीय संरक्षण भी देते हैं, उनको दूसरी सुविधाएं भी दे करके हमारे देश में हमेशा से अस्थिरता फैलाने का प्रयास करते रहे हैं। हिंदुस्तान को दहलाने का मंसूबा पाले आतंक के इन चेहरों का रिमोट कंट्रोल इमरान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथ में था। लेकिन भारतीय एजेंसियों ने पाक परस्त टेरर मॉड्यूल का नेटवर्क जब खंगालना शुरू किया तो साजिश की ये कहानी पाकिस्तान से दुबई तक पहुंच गई। सही सुना आपने, गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ में टेरर का दुबई कनेक्शन सामने आया है, जहां आतंक का अब्बा जान बैठा है। मामले में दुबई कनेक्शन आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई। एक मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहे थे और पाकिस्तान इसमें उनकी मदद कर रहा था और ISI का लिंक और पाकिस्तान का लिंक बिल्कुल क्लियर एस्टेब्लिश हो गया है। जिस तरह से मस्कट से गए थे और उनको पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग दी गई, उसमें ये बताया जाता है कि आर्मी ऑफिसर्स वर्दी के अंदर ट्रेनिंग देने के लिए आते थे, तो कहीं ना कहीं उनकी आर्मी, ISI और तमाम पाकिस्तान की एजेंसियों का इसके अंदर हाथ निकल कर आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जिन 6 आतंकियों को गिरफ्तार किया है उन्होंने अभी तक 4 बड़े खुलासे किए हैं। पहला खुलासा, आतंकी ओसामा का पिता पूरे टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड है। दूसरा खुलासा, आतंकी ओसामा का चाचा हुमैद दुआओं को बनाता था दहशतगर्द। तीसरा खुलासा, ISI के इशारे पर तैयार किया था पूरा नेटवर्क। चौथा खुलासा, रेलवे लाइन और ब्रिज उड़ाने का दिया गया था टास्क। देश को दहलाने की सबसे बड़ी साजिश के पीछे जो 4 नापाक चेहरे बताए जा रहे हैं वो कौन कौन है, अब इसे समझिए। 6 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की कड़ी में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े कर्नल गाजी का नाम सामने आया है। उसे ISI का हैंडलर बताया जा रहा है। गिरफ्तारी आतंकियों के मुताबिक वो अपने 2 जूनियरों, जिनकी पहचान जब्बार और हमजा के रूप में हुई है, उनके जरिए एक भारतीय मोहम्मद उबैदुर रहमान को साजिश को अंजाम देने के निर्देश दे रहा था। यही मोहम्मद उबैदुर रहमान गिरफ्तार आतंकी ओसामा का पिता है, जिसे इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जिसने विदेश में बैठकर पाकिस्तानी एजेंसियों के इशारे पर हिंदुस्तान को दहलाने की प्लानिंग की थी। स्पेशल सेल की टीम ओसामा के चाचा हुमैद को तलाश रही है। बताया जा रहा है कि हुमैद इस आतंकी मॉड्यूल का क्लोज एसोसिएट है और उसकी इस मॉड्यूल को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस जांच के तार ओसामा के पिता तक भी जाकर जुड़ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ओसामा के पिता ने
फंडिंग की थी इस मॉड्यूल के लिए और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए पैसे का भी इंतज़ाम किया था। स्पेशल सेल की टीम सीधे तौर पर लुकआउट नोटिस हुमैद के खिलाफ खोल सकती है और साथ ही साथ ओसामा के पिता को दुबई से भारत लाने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस भी इशू जल्द ही किया जा सकता है। अब तक की जांच में ये सामने आया है कि कर्नल गाजी के निर्देश पर ही रहमान ने अपने बेटे ओसामा को आतंकी ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान भेजा था, जबकि उसने अपने भाई हुमैद को आतंकी खेमे में भर्तियों को जिम्मेदारी दे रखी थी। अपने भाई के निर्देश पर ही हुमैद ने प्रयागराज के जिशान को कट्टरता का पाठ पढ़ाते पढ़ाते आतंकी समूह में शामिल करने में सफलता पाई। यानी हिंदुस्तान में खून खराबे के लिए उबैदुर ने आईएसआई के इशारे पर अपने बेटे और भाई को भी आतंक की आग में झोंक दिया। आतंक के इस अब्बाजान को लेकर कई और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आतंक का अब्बाजान ओसामा का पिता उबैदुर रहमान दुबई में मदरसा चलाता है। वो सीधे आईएसआई और उसके हैंडलर्स के संपर्क में है। उबैदुर ने टेरर ऑपरेशन का खर्च उठाया। उसके खाते से 3 लाख रुपए भारत में एक अकाउंट में ट्रांसफर किए गए। एजेंसियों को आतंकी नेटवर्क से जुड़े चैट में भी आतंक के दुबई कनेक्शन का सुराग मिला। उससे जुड़े सबूत खंगालने और मामले की कड़ियां जोड़ने के बाद उबैदुर पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है। भारतीय एजेंसियां उसे दबोचकर हिंदुस्तान लाने की कोशिशों में जुट गई है। दिल्ली पुलिस की माने तो आतंकी ओसामा का पिता उबैदुर रहमान दुबई से सीधे सीधे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था और काफी समय से हिंदुस्तान के खिलाफ आतंकी साजिश को अंजाम देने में शामिल रहा है। वह अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई अनीश इब्राहिम से भी मीटिंग कर चुका था और पुलिस सूत्रों की माने तो ये ओसामा के पिता और चाचा को ही खास तौर पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश के लिए चुना गया था। मॉड्यूल के किरदारों को जानने के बाद अब आतंक के इस रूट को भी समझिए। आतंकियों की पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि इस बार आईएसआई ने मस्कट और दुबई के जरिए दहशतगर्दी की साजिश रची थी। आतंकी ओसामा पहले भारत से दुबई गया, फिर वहां से मस्कट गया। यहाँ आतंकियों से मिलने के बाद वो ग्वादर पहुंचा। उसके बाद पाकिस्तान के थट्टा में उसने आतंकी ट्रेनिंग ली। वहां से वो दुबई लौटा और वहां से भारत आया। उनको ट्रेनिंग मिली थी बलूचिस्तान में, जैसे बॉर्डर की कोशिश उन्होंने की। स्पेशल सर्विसेज एजेंट जो है, एजेंसी जो पाकिस्तान की नेवी की है, वो काफ़ी तगड़ी है और उनके जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस में होते हैं, उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग दी हुई है। सिंध में दी हुई है, बलूचिस्तान में दी हुई है। उन्होंने कुछ बेड़े चार्टर पे लेके उनको समुद्र में जाके भी ट्रेनिंग दी है। तो ये हो सकता है, अब पुलिस ने बताया है कि उन्होंने बड़े मॉड्यूल को पकड़ा है। ओसामा ने 22 अप्रैल 2021 को लखनऊ से फ्लाइट पकड़ी। ओमान की राजधानी मस्कट में उसे जिशान मिला। फिर दोनों 15 से 16 बांग्ला भाषी युवाओं से मिले। ये सभी गुटों में बटे थे। ओसामा और जिशान ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान जरूर गए थे, लेकिन उनके पासपोर्ट पर कोई मुहर नहीं थी। मस्कट से बोट के जरिए वो पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान में उन्हें 15 दिनों की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान गाजी में 2 जूनियर अधिकारी भी मौजूद थे। दोनों को ग्वादर पोर्ट के पास जियोनी गांव ले जाया गया। दोनों को थट्टा में फार्म हाउस पर ठहराया गया था। ये वही थट्टा है जहां 26/11 पर मुंबई को दहलाने वाले आतंकी अजमल कसाब की ट्रेनिंग हुई थी। यही नहीं, स्पेशल सेल को उन 15 बांग्ला भाषा बोलने वालों की भी तलाश है जो ओसामा और जिशान के साथ ट्रेनिंग लेने पाकिस्तान गए थे। उनकी बातचीत से पता चला था कि ट्रेनिंग लेने के बाद उनका मूवमेंट भी भारत की तरफ ही है। आशंका है कि ये 15 बांग्ला बोलने वाले ट्रेंड आतंकी भारत में स्लीपर सेल के संपर्क में आने के बाद फिलहाल अंडरग्राउंड हो गए हैं और ये पाक में बैठे हैंडलर के इशारे पर एक्टिव हो सकते हैं। ओसामा और जिशान ने यह भी कबूल किया कि बकायदा पाक आर्मी की वर्दी पहने लोगों ने इन्हें ट्रेनिंग दी। इस दौरान आईईडी असेंबल करने और बम बनाने के साथ साथ रोजमर्रा के सामानों में छिपाकर हथियारों को एक जगह से दूसरे जगह सावधानी से ले जाने की सीख दी गई। उन्हें AK-47 और छोटे छोटे हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। रेलवे ब्रिज और रेलवे की पटरियां उड़ाने की ट्रेनिंग विशेष तौर पर दी गई थी। भारत लौटने के बाद ये सभी आतंकी
बड़ी ट्रेनों के रूट्स और उनकी टाइमिंग की डिटेल्स इकट्ठा कर रहे थे। उन ब्रिज और रेलवे लाइन की रेकी कर रहे थे जहां ब्लास्ट होने पर बड़ी तादाद में कैजुअल्टी हो। गिरफ्तार आतंकियों के पास से 1.5 किलो आरडीएक्स बरामद हुआ है। इतने आरडीएक्स से बहुत भीषण धमाका हो सकता है। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकियों के निशाने पर पहले यूपी था, फिर महाराष्ट्र। दहशतगर्दों ने महाराष्ट्र, दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में अपने नेटवर्क बनाए थे, जिनके संबंध सीधे ही डी कंपनी से थे। क्योंकि 1993 में मुंबई में हुए धमाके की तर्ज पर ही ब्लास्ट की बड़ी साजिश रची गई थी, जिसके लिए दाऊद के भाई अनीस के पास फंडिंग और हथियार सप्लाई की जिम्मेदारी दी गई थी। खबर तो यहाँ तक की है कि डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम खुद गिरफ्तार किए गए दहशतगर्दों से सीधे संपर्क में था। सोचिए साजिश कितनी बड़ी थी, प्लानिंग कितनी खतरनाक थी, लेकिन दाद देनी होगी इंटेलिजेंस एजेंसियों की। दरअसल दिल्ली पुलिस को सबसे पहले जुलाई महीने में समीर कालिया के बारे में जानकारी मिली थी, जो कि बीते 2 महीने में 3 बार दिल्ली आ चुका था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सबसे पहले मुंबई महाराष्ट्र निवासी जान मोहम्मद शेख उर्फ समीर कालिया को राजस्थान के कोटा से गिरफ्तार किया। समीर कालिया से पूछताछ के बाद पुलिस ने दिल्ली के ओखला जामिया नगर में रहने वाले ओसामा उर्फ समी को गिरफ्तार किया। ओसामा से पूछताछ के बाद पुलिस ने यूपी के बहराइच के रहने वाले मोहम्मद अबू बकर को दिल्ली के सराय खाले से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना हो रहा था। उसके बाद प्रयागराज के रहने वाले जिशान कमर को प्रयागराज के चकिया इलाके से गिरफ्तार किया गया। जिशान के कबूलनामे की बिना पर पुलिस ने मोहम्मद आमिर जावेद को लखनऊ और मूलचंद उर्फ साजू उर्फ लाला को रायबरेली से गिरफ्तार किया। देश को दहलाने वाले भगोड़े डॉन दाऊद की साजिश के 6 मोरे पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन खतरा पूरी तरह टल गया है। अभी ये नहीं कहा जा सकता, इसलिए त्योहार के सीजन में हमें और आपको सबको चौकन्ना रहना होगा। दिल्ली से अवनीश चौधरी और रुमान उल्लाह खान के साथ टीम न्यूज नेशन। दमदार 10 में अब बात चीन के खिलाफ बने एक मिलिट्री मोर्चे की, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। 3 देशों की इस नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप से चीन बौखला गया है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के खिलाफ जहर उगल रहा है चीन, लेकिन चीन को एक और बड़ा झटका 24 सितंबर को होने वाली क्वाड समिट से लगने वाला है, जिसे वो खुद अपना दुश्मन मानता है। आज की इस खास रिपोर्ट में उस ड्रैगन के डर का विश्लेषण देखिए जो अब तक दुनिया का सुपर पावर बनने का ख्वाब पाले हुए था। Although Australia, the UK and US partnership, AUKUS, it sounds strange and all these acronyms, but it's a good one. And so, friends, AUKUS is born. A new enhanced trilateral security partnership between Australia, the United Kingdom and the United States. The task of this partnership will be to help Australia acquire a fleet of nuclear-powered submarines. ऑकस, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने नई सिक्योरिटी पार्टनरशिप की हुंकार भरी तो खलबली बीजिंग में मच गई। अमेरिकी और ब्रिटिश टेक्नोलॉजी से ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु पनडुब्बी तैयार करने का ऐलान हुआ तो जमीन खोर जिनपिंग की नौसेना दहशत से भर गई। हिंद और प्रशांत महासागर में चीन को पहले से ही क्वाड का खौफ सता रहा था और अब ऑकस नाम की इस नई रक्षा साझेदारी ने उसकी टेंशन और बढ़ा दी है। चीन की चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन ने एक साथ आने का फैसला किया है। इस रक्षा साझेदारी को ऑकस नाम दिया गया है, जिसके तहत तीनों ही देश एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को शेयर कर सकेंगे। इस एडवांस टेक्नोलॉजी में क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइबर सिक्योरिटी भी शामिल होगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा ऑस्ट्रेलिया को होता हुआ नजर आ रहा है, जिसके लिए परमाणु पनडुब्बी बनाने का रास्ता साफ हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की ये परमाणु पनडुब्बियां चीन से टकराने में काम आएंगी। इस फैसले की अहमियत आप इससे भी समझ सकते हैं कि पिछले 50 सालों में अमेरिका ने अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी ब्रिटेन के अलावा किसी के साथ साझा नहीं की है, लेकिन अब चीन को काउंटर करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ सबमरीन टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा है। इस पार्टनरशिप के बाद चीन काफी भड़क गया है। चीन के वॉशिंगटन दूतावास से ये बयान भी आ गया है कि किसी तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचाने के मकसद से फैसले नहीं लेने चाहिए। कुछ देशों को अपनी शीत युद्ध वाली मानसिकता और वैचारिक पूर्वाग्रह को दूर करना चाहिए।
परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े से ऑस्ट्रेलिया चीन को कैसे टक्कर देगा, कितनी घातक होगी ये परमाणु पनडुब्बियां, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ऑकस की जरूरत क्यों पड़ी, वो भी तब जब इसके 2 सदस्य देश अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया पहले से ही क्वाड में शामिल हैं। तो आइए ऑकस को इस नजरिए से समझते हैं। क्वाड में हाई डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात नहीं है, जबकि क्वाड के अलग हटकर ऑस्ट्रेलिया को सबमरीन टेक्नोलॉजी देने का मकसद एक तरह से मिलिट्री अलायंस शुरू करना है। And finally, this initiative is about making sure that each of us has a modern capability, the most modern capabilities we need to maneuver and defend against rapidly evolving threats. AUKUS will bring together our sailors, our scientists, and our industries to maintain and expand our edge and military capabilities and critical technologies such as cyber, artificial intelligence, quantum technologies, and undersea domain. इस वक्त अमेरिका और ब्रिटेन के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती ताकत से परेशान है। साफ है कि ऑकस का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति संतुलन बनाए रखना है। एक तरह से ये फैसला चीन की किसी भी हिमाकत का तुरंत जवाब देने की सैन्य तैयारी है। ऑस्ट्रेलिया और चीन आपस में समुद्री सीमाएं साझा करते हैं, लेकिन फिलहाल दोनों देशों के रिश्ते इस वक्त बेहद बुरे दौर में हैं। दक्षिण चीन सागर, पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में चीन के विस्तारवाद के नापाक मंसूबों को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया सरकार ने इस साल जुलाई में अपने सैन्य खर्च में बड़ी बढ़ोतरी करने का फैसला लिया था। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने ऐलान किया था कि वो अगले 10 साल में सेना का बजट 270 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंगे, जो पहले के मुकाबले 40% की बढ़ोतरी है। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑस्ट्रेलिया चीन को कितना बड़ा खतरा मानता है। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया का दक्षिण चीन सागर से कोई सीधा सरोकार नहीं है, लेकिन पश्चिम प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को वो अपने लिए खतरा मानता है। ऑस्ट्रेलिया को डर है कि अगर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की पनडुब्बी घूम रही है, तो आने वाले दिनों में पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में भी चीनी पनडुब्बी घुसपैठ कर सकती है और इस इलाके में ऑस्ट्रेलिया के दबदबे को चुनौती मिल सकती है। ये चुनौती सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के लिए ही नहीं होगी, बल्कि पश्चिमी देशों के लिए भी होगी। इसलिए सुपर पावर अमेरिका और ब्रिटेन ने अपनी सबमरीन टेक्नोलॉजी ऑस्ट्रेलिया के साथ शेयर करने का फैसला किया है। And the first task of this partnership will be to help Australia acquire a fleet of nuclear-powered submarines, emphasizing, of course, that the submarines in question will be powered by nuclear reactors, not armed with nuclear weapons. And our work will be fully in line with our non-proliferation obligations. इन पनडुब्बियों के मिलने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया दुनिया के उन 7 देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिनके पास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां होंगी। अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल कर कम से कम 8 परमाणु पनडुब्बियां बनाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये पनडुब्बियां पारंपरिक रूप से संचालित पनडुब्बियों से ज्यादा तेज होंगी। इनका पता लगाना बेहद कठिन होगा। ये महीनों तक पानी में डूबी रह सकती हैं और मिसाइलों से लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। ऑस्ट्रेलिया को देते हैं तो एक जो आपका एक आर्गुमेंट होता है वो कमज़ोर हो जाता है। एक जो मॉरल हाई ग्राउंड जो वेस्ट हमेशा लेता है वह भी कमज़ोर हो जाता है। और फिर नॉर्थ कोरिया को आप कैसे रोकेंगे? नॉर्थ कोरिया भी न्यूक्लियर टेस्ट करने की कोशिश करते रहता है और उस ढंग की पनडुब्बी बनाने की कोशिश करता है। तो इससे यह भी हो सकता है कि दूसरे देश वहाँ पे उससे प्रभावित होंगे और वह भी इस ढंग के वेपन बनाने की कोशिश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के अमेरिका से परमाणु पनडुब्बी लेने पर चीन आग बबूला हो गया है। चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू कुत्ता करार दे दिया है। ग्लोबल टाइम्स में धमकी देते हुए लिखा गया है कि हम ऑस्ट्रेलिया को सलाह देंगे कि अगर वो परमाणु पनडुब्बी या किलर मिसाइलें हासिल भी कर लेता है तो उसके पास चीन को धमकाने के लिए ताकत नहीं है। अगर ऑस्ट्रेलिया इसकी वजह से चीन को उकसाने की हिमाकत करता है तो चीन निश्चित रूप से बिना दया के दंडित करेगा। संभवतः ऑस्ट्रेलिया के सैनिक दक्षिण चीन सागर में जान गंवाने वाले पहले सैनिक होंगे। ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के खिलाफ एक और चीन आग बबूला है तो दूसरी ओर फ्रांस भी नाराज है, क्योंकि ऑकस समझौते की वजह से ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से हुई 12 पनडुब्बियों की डील को कैंसिल कर दिया है। ये डील करीब 50 बिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की थी। फ्रांस की नाराजगी की वजह
बिजनेस डील का कैंसिल होना है, लेकिन चीन को तो ये डर सता रहा है कि परमाणु पनडुब्बी के बाद ऑस्ट्रेलिया परमाणु हथियार भी बना सकता है और अपनी सैनिक क्षमता में इजाफा कर सकता है। हालांकि स्कॉट मॉरिसन ने ऐसी आशंकाओं को खुद खारिज कर दिया है। AUKUS will also enhance our contribution to our growing network of partnerships in the Indo-Pacific region. ANZUS, our ASEAN friends, our bilateral strategic partners, the Quad, Five Eyes countries, and of course our dear Pacific family. The first major initiative of AUKUS will be to deliver a nuclear-powered submarine fleet for Australia. Over the next 18 months, we will work together to seek to determine the best way forward to achieve this. ऑकस के ऐलान के बाद से ही चीन तिलमिलाया हुआ है, लेकिन 24 सितंबर को चीन को क्वाड का करंट लगने वाला है। इस दिन दुनिया के 4 बेहद ताकतवर देशों की अमेरिका में बैठक होने जा रही है और इस बैठक में वॉशिंगटन में आमने सामने बैठकर विस्तारवादी चीन की घेराबंदी का मास्टर प्लान बनाएंगे क्वाड देश। वो चीन जो सुपर पावर अमेरिका की बादशाहत को खुलेआम चुनौती दे रहा है, जिसने अफगानिस्तान में न सिर्फ आतंकी हुकूमत को मान्यता दी है, बल्कि तालिबानी आतंकियों का रहनुमा बनकर सामने खड़ा है। वो चीन जो भारत के साथ लगती सीमा पर चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा, जिसने दक्षिण चीन सागर के समंदर में अपने नापाक विस्तारवादी मंसूबों से जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक को परेशान कर रखा है। उसी चीन पर नकेल कसने की रणनीति बनेगी क्वाड की इस बैठक में। वैसे तो क्वाड की इस मीटिंग में जो अहम मुद्दे होंगे उनमें कोरोना की रोकथाम और वैक्सीन की रफ्तार बढ़ाना है, समुद्री सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी में साझेदारी बढ़ाना है, लेकिन सबसे अहम एजेंडा होगा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी को रोकना, चीन के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग का ताना बाना मजबूत करना। क्वाड समिट से पहले भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान की नौसेनाएं मालाबार वॉर एक्सरसाइज से अपनी ताकत दिखा चुकी हैं। इस वॉर एक्सरसाइज में युद्धपोत, पनडुब्बियां, लड़ाकू विमान और सैटेलाइट कैपेबिलिटी की नुमाइश हो चुकी है। इसका मकसद अपनी ताकत को आंकने के साथ साथ चीन को हद में रहने का संदेश देना भी था। फिलहाल अमेरिकी सैनिकों के हटने के बाद अफगानिस्तान में चीन की सक्रियता ने अमेरिका और भारत की टेंशन बढ़ा दी है। लिहाजा क्वाड समिट में एशियाई विस्तार पर चीन को मात देने का नया मास्टर प्लान भी तैयार होगा। सूत्रों का कहना है कि पीएम मोदी क्वाड समिट में शिरकत करने के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे और इन दोनों ही बैठकों का अहम एजेंडा अफगानिस्तान और उसमें चीन और पाकिस्तान की भूमिका होगा। अफगानिस्तान को लेकर चीन, ईरान और पाकिस्तान एक हो गए हैं। यहां तक कि ड्रैगन ने तो नई तालिबान सरकार को $3.1 करोड़ के पैकेज का भी ऐलान कर दिया है। चीन की तालिबान से बढ़ती नजदीकी के बाद अमेरिका को अलकायदा और आईएसआईएस के फिर से मजबूत होने का डर सताने लगा है। वहीं भारत को कश्मीर में आतंकवाद के नए दौर की शुरुआत होने की आशंका है। क्वाड देशों के सामने ये खतरे तो अभी बढ़े हुए हैं, लेकिन क्वाड का गठन चीन की रणनीतिक चुनौतियों से निपटने के लिए ही किया गया है। लिहाजा इस समिट में इंडो पैसिफिक रीजन की साझा रणनीति पर चर्चा होगी। इस रणनीति में बढ़ते चीनी दबदबे को रोकने के लिए ताना बाना बुना जाएगा, तो साथ ही सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी यानी एक दूसरे के सैन्य उपकरणों को जल्द से और तालमेल के साथ इस्तेमाल करने की योजना का खाका तैयार होगा। लेकिन क्वाड की इस समिट में चीन की घेराबंदी को लेकर ही रणनीति क्यों बनेगी, उसे ऐसे समझिए। भारत के लिए चीन की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत स्ट्रेटेजिक चुनौती है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में द्वीपों पर कब्जा कर लिया है और वहीं मिलिट्री बेस तैयार कर लिया है। चीन हिंद महासागर में ट्रेड रूट्स पर भी अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जो भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका की पॉलिसी चीन को काबू करने की है। इसी वजह से वो इस क्वाड ग्रुप को इंडो पैसिफिक रीजन में फिर से प्रभुत्व हासिल करने के अवसर के तौर पर देखता है। यूएस ने तो अपनी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी में रूस के साथ साथ चीन को भी स्ट्रेटेजिक राइवल कहा है। जापान पिछले 1 दशक में चीन की विस्तारवादी नीति से सबसे ज्यादा परेशान रहा है। चीन अपना अधिकार क्षेत्र बढ़ाने के लिए सेना का इस्तेमाल करने से भी नहीं झिझक रहा। पॉलिटिक्स में चीन की बढ़ती रुचि और यूनिवर्सिटियों में बढ़ते उसके प्रभाव पर चिंता है। दूसरी ओर दक्षिण चीन सागर में बीजिंग का आक्रामक रवैया जारी है। बीजिंग दक्षिण चीन सागर के 1.3 मिलियन स्क्वायर मील क्षेत्र पर अपना दावा जताता रहा है। यहाँ के समंदर में कृत्रिम द्वीप पर मिलिट्री बेस भी बना रहा है, जिस पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम भी दावा करते हैं। साफ है, इंडो पैसिफिक रीजन में चीन जिस तरह से तनाव भड़का रहा है, उससे काउंटर करने के लिए क्वाड का एक्शन में आना जरूरी है। तो वहीं ऑकस जैसी सिक्योरिटी पार्टनरशिप भी जरूरी है। टीम न्यूज़ नेशन।
वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे आतंक का ब्रिग ब्रदर।